ठीक है, आप सभी एक बार जुड़ चुके हैं तो हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने बीए सेकंड ईयर के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइव क्लास है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें हम अपना जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति, ओके। तो तुलनात्मक राजनीति ये अपना पेपर भी है और चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत से भी होता है। सर फर्स्ट पेपर बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल यकीनन बेस्ट होगा। आपको ये मुझ पे ट्रस्ट रखना होगा और जिस ट्रस्ट के साथ आप इस क्लास में जुड़े हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पेपर का जब एग्जाम देने जाएंगे तो जो आपको बताऊंगा डेफिनेटली वैसा ही आएगा। और ऑनेस्टली मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट मेरे लिए वही मायने रखता है, भले 100 की भीड़ में हो या एक अकेला हो, मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल सबसे शिद्दत और मेहनतपूर्ण प्रयास होगा और अपन इसको शुरू करेंगे। तो बिल्कुल पॉलिटिक्स है, जो अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसको लेकर अगर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आए या कुछ पूछना चाहते हैं तो लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रवीण भामनिया, हेलो, वेलकम डियर। ओके तो हाँ, जगदीश कह रहे माई फेवरेट फर्स्ट पेपर एंड पॉलिटिक्स साइंस, क्या बात है। ओके तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर में आपका जो प्रश्न आएगा वो अर्थ आएगा, भाई तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा तुलनात्मक राजनीति, वैसे आपको पता तुलनात्मक यानी कंपेरेटिव, कंपेयर करना, जैसे कहते हैं ना कि दो चीजों के मध्य कंपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन है वो पॉलिटिक्स के अंदर है, तुलनात्मक राजनीति। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखने वाले, अर्थ देखेंगे, ठीक है। अर्थ के बाद हम देखेंगे इसकी प्रकृति के बारे में, फिर इसके क्षेत्र के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। जरूरी नहीं है कि 2 देश ही हो, यहां पर यह है कि एक और भी होता है कि 2 राजनीतिक संस्थाओं के मध्य, 2 राजनीतिक संस्थाओं या विचारों, व्यवहारों के मध्य, 2 राजनीतिक संस्थाओं, व्यवहारों, विचारों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। अब ये जो व्यवहार विचार है वो राजनीति से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं, राजनीति से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से 2 राजनीतिक संस्थाओं, विचारों, व्यवहारों के मध्य तुलना, या ज्यादातर तुलनात्मक राजनीति में समझते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैं समझाऊं, जैसे भारत की हम बात करें तो जैसे भारत की होती है अपने राज्यसभा जैसे, ठीक है ना। तो भारत की जैसे राज्यसभा की तुलना अमेरिका के मान लीजिए सीनेट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, सीनेट से कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 देशों की संस्था के मध्य तुलना कर रहे कि भाई राज्यसभा पावरफुल है ये, तो 2 देश की संस्थाओं की राजनीति, 2 देशों की राजनीतिक संस्थाओं की तुलना, उनके उन लोगों के व्यवहारों की राजनीति के संबंध में तुलना, या उनके विचारों की राजनीति के संबंध में जो तुलना होती है, वहीं पर हम कहते हैं कि यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कि 2 या 2 से अधिक देशों की राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक विचारों, व्यवहारों, संस्थाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति कहलाता है, ठीक है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। तो बिल्कुल इसमें ज्यादा आपको गहराई पे डीप में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है। तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक यानी तुलना करने वाली राजनीति। तो देशों की मध्य विभिन्न संस्थाओं की, व्यवहारों की या विचारों की तुलना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभिमन्यु सिंह, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैंने क्लास मिस की है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल आपके मॉर्निंग में ही मैं एक लाइव क्लास लेके आ जाऊँ, ठीक है ना, आपके लिए। बिल्कुल, तो जैसा कि अपने अभिमन्यु सिंह ने कहा है, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि आपकी 9 बजे से पहले, या एक बार आप टाइम बता दीजिएगा कि आपको कब आप जग जाते हैं और क्लास में रेडी हो जाते हैं, मैं क्लास लेके आ जाऊंगा, ओके। तो अब यहाँ पर जैसे तुलनात्मक राजनीति का आपको अर्थ तो यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि यहाँ पर एडवर्ड ए फ्रीमैन ने कहा है
कि तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं, सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विश्लेषण। यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बताया कि दो देशों की राजनीतिक संस्थाओं की तुलना या उन सरकार के विविध प्रकारों की तुलना। जैसे अपने यहाँ पर मान लीजिए संस्थात्मक व्यवस्थाएं, कहीं किसी देश अमेरिका में अधिशात्मक शासन व्यवस्थाएं, तो उन देशों की संस्थात्मक व्यवस्थाओं की तुलना भी इसके अंतर्गत आती है। हाँ बिल्कुल, 2 यूनिट है, सोचते हैं अभिमन्यु सिंह सडा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको समझ में आ गया ना तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, ये समझ में आ गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको समझाते हैं इसके डेफिनेशन को लेकर, ठीक है। क्योंकि जो अगर बड़ा प्रश्न आए तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी होगी, तो मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ जो नोट कर लीजिए, ठीक है। आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, जिसके साथ इसका अर्थ भी स्पष्ट होता है और डेफिनेशन आपको बताई जाती है। ओके, हाँ बिल्कुल, कल की क्लास, ठीक है, आपका मैं सजेशन तो आ गया, मैं सोचूंगा कि किस बजे लाना, लेकिन ये आपकी इस टाइम को मैं ध्यान रख के क्लास लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति के बारे में जो परिभाषा दी है एडवर्ड ए फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति के बारे में जो परिभाषा दी है, इसको नोट कर लीजिएगा कि तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं, जो संस्थाएं अलग अलग होती है, जैसे हमें अभी सीनेट और राज्यसभा बताई थी, वैसे संस्थाओं एवं सरकारों के विविध, सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, उन अंगों की बात करें विविध प्रकारों की, ठीक है ना। तो विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन, ठीक है ना, तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल जगदीश जी, बिल्कुल। तो ये बात सिंपल सी एडवर्ब ने कही, इसमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है और ये डेफिनेशन भी होती है, तो इसलिए ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तुलनात्मक राजनीतिक, यहाँ पे ये कहेंगे तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विवेचन करना। तो यहाँ से मैंने आपको अर्थ और परिभाषा भी समझा दी। एक आध परिभाषा याद रखना, ज्यादा फिर इतनी बड़ी याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये सिंपल और कहते हैं सोबर वाली डेफिनेशन है, जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा सोचना पड़े, वो वाली बात नहीं, सीधा सा ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई ये जो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है, क्यों हम राजनीति के अंतर्गत संस्थाओं की तुलना करते हैं, हम इन तुलनात्मक अध्ययन को क्यों पढ़ते हैं, या तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं की तुलना क्यों करते हैं, इसका क्या उपयोगिता है। तो ये प्रश्न अगर आ जाए तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नहीं, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता, ठीक है। उपयोगिता यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन करने से क्या उपयोगिता हासिल होती है। सर कल हिस्ट्री की क्लास होगी, हाँ डेफिनेटली गुनगुन, बिल्कुल डेफिनेटली कल हिस्ट्री की क्लास होगी आपके, अवश्य होगी। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे पॉइंट के साथ। तो सबसे पहला कि राजनीति में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, क्या उपयोगिता है, क्या यूटिलाइजेशन है। तो पहला है राजनीतिक व्यवहारों को समझना, राजनीतिक व्यवहारों को समझना। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने भारत की लोकसभा की तुलना अमेरिका के प्रतिनिधि सभा से करते हैं, तो इस तरह से हम एक देश की संस्था की तुलना दूसरे देश की राजनीतिक संस्था से करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये संस्थाएं किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, क्या विभिन्नता है, क्यों देश अलग अलग तरह से इनकी संस्थाओं में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इन राजनीतिक यानी राजनीति की अगर हम इन संस्थाओं की तुलना करें, तो इस तरह से हम उन संस्थाओं की और संस्था में जुड़ने वाले उन राजनीतिक व्यवहारों को समझ पाते हैं, यानी व्यवहार को समझना। समझ में आ रहा ना।
जैसे दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें मार्केट में होती है, तो दो चीज़ों के मध्य हम तुलना करते हैं और ये देखते हैं कि दो चीज़ों में क्या व्यवहार है, किस तरह की उपयोगिता है। तो कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि हम उसको समझें। तो राजनीतिक में तुलनात्मक का हमारा उद्देश्य होता है कि हम उनको समझ पाए। क्या करें कि राजनीतिक व्यवहारों को समझ पाए। समझ में आ गया। दूसरा इसका उपयोगिता का जो पॉइंट है वो है राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, बिल्कुल। दूसरा इसका महत्व क्या होता है कि राजनीति को और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाना, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी विषय के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम एक एज ए साइंस के तौर पर उसका अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्योंकि दो चीज़ों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करके हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये जो तरीका है वो वैज्ञानिक तरीका कहलाता है। तो जब हम राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इस तरह से हम अपनी इस सब्जेक्ट को एज ए वैज्ञानिक बनाते हैं और ज़्यादा वैज्ञानिक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये इसका उद्देश्य होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीति को वैज्ञानिक बनाना ही तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य होता है या इसकी उपयोगिता होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट अब आगे समझते हैं। तीसरे पॉइंट में तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत निर्माण। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत का निर्माण। सिद्धांत का निर्माण, बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि हम सिंपली आपको पता है, जैसे बार बार हम ये कहेंगे तुलनात्मक के कि हम दो चीज़ों के मध्य तुलना करने के बाद हम फिक्स डेफिनेशन पे पहुंचते हैं या फिक्स थिंक अपने दिमाग में आते हैं। तो वैसे ही जब हम राजनीति के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं उनके गतिविधि व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तो हम निश्चित सिद्धांत पर, निश्चित विचार पर पहुंचते हैं और वो हमें एज ए सिद्धांत बनाने में उपयोगी होता है। क्या बनाने में उपयोगी होता है? सिद्धांत बनाने में उपयोगी होता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक आध मैं बताया दूँ कि तुलनात्मक अध्ययन से ही किसी विषय में सिद्धांतों का निर्माण और नियमों का निरूपण संभव होता है। राजनीति विज्ञान में ऐसे व्यापक सिद्धांतों की तलाश की जाती है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहारों को मोटे तौर पर समझने में सहायक हो। जैसे आपको पता होगा राजनीतिक सिद्धांत है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आदर्शमूलक सिद्धांत। क्या होते हैं? एक तो आदर्शमूलक सिद्धांत होता है। आदर्शमूलक का मतलब होता है कि उस सिद्धांतों में आदर्श चीजों को महत्व दिया जाता है। ठीक है। इस तरह से हम जैसे देखें कि आदर्शमूलक सिद्धांत है उसमें ज्यादा व्यवहारिक चीजों को नहीं, आदर्शात्मक थिंग्स को शामिल किया जाता है। और दूसरा जो सिद्धांत होता है वो अनुभवात्मक सिद्धांत होता है, जिसको यानी ऐसे सिद्धांत जिसको बनाने से पहले हम अनुभवों को अध्ययन करते हैं। विभिन्न अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग रीतियों, अलग अलग लोगों के व्यवहारों से उनके अनुभव के आधार पर हम कोई सिद्धांत बनाते हैं। सिद्धांत मतलब एक विचार, एक फिक्स विचार जो सिद्धांत कहलाता है। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हम राजनीति के लिए निश्चित फिक्स विचार या सिद्धांत का निर्माण कर पाते हैं। ये कब होता है? जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पॉइंट सर बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चंस कब करवाओगे? कल होंगे डियर। एक पार्ट तो मेरा उससे हो गया है, दूसरा कल आपको करवा देंगे। इसके अलावा ये जैसे तीन इंपॉर्टेंट आपको मैंने पॉइंट बताए। एक बात करते, एक और पॉइंट लिख दीजिए जिससे आपको याद हो जाए और नहीं क्लियर हो जाए। तो वो हम देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा पॉइंट है प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों को पूर्ण प्रमाणिकता। प्रचलित राजनीतिक, प्रचलित यानी पहले से ही फेमस कुछ सिद्धांत है, ठीक है ना। तो प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रमाणिकता। कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए राजनीति विज्ञान में पहले से कुछ सिद्धांत बने हुए हैं जिसको राजनीति में एज ए फॉलो किया जा रहा है। तो अब होता क्या है कि उन्हीं सिद्धांतों को वापस सिद्धांत की कसौटी पे खड़े उतरना होता है, यानी उन सिद्धांतों को वापस उसका वेरीफाई करना, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ है उसको वापस वेरीफाई करना कि वास्तव में वही है या नहीं। तो राजनीति में बने पूर्व के सिद्धांतों को, उसकी सिद्धांतों की पूर्व कसौटी पर खरा कसना, या हम ऐसा कहें कि वे सिद्धांत जो पहले बने हैं क्या आज भी वे उतने ही उपयोगी है, तो उसकी पूर्ण प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो तुलनात्मक अध्ययन
है उसको क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी मतलब क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट मैंने बताए, इससे हमें ये पता लगता है कि तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण है या ये इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने इम्पोर्टेंट है, तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र। और ये प्रश्न आपके आ सकता है 2 नंबर का, तो मुझे लग रहा है क्योंकि बड़ा प्रश्न नहीं आएगा तो अंतिम रूप में 2 नंबर का प्रश्न ही आएगा। ये अभी से श्योरली लिख दीजिए और मैं आपको यहाँ पर 100% भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये यकीन हो जाए और ये आप पढ़ ले। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र। देखो यहां से सिंपल चीज दिमाग में आ रही क्या कि तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र का मतलब होता है कि हम तुलनात्मक राजनीति में किन की तुलना करते हैं, किन विषयों की, किन मतलब विषय मतलब अलग अलग सब्जेक्ट जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अलग वो अलग सब नहीं, अपने राजनीति के अंदर उसके जो अलग अलग वैरायटी फिक्सर्स या टाइप होते हैं, इसके विभिन्न आयाम होते हैं या विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति, जब हम कहते हैं तुलनात्मक राजनीति तो इसका मतलब राजनीति में तुलना करें, तो राजनीति में किन की तुलना की जाती है, तो वही है इसके विशेष क्षेत्र, वही है इसके विशेष क्षेत्र। देखिए पॉइंट देखिए, तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र। तो तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र क्या है, ये किन किन की तुलना करता है। तो अगर देखा जाए तो तुलनात्मक राजनीति के अगर परंपरा कहते हैं ना कि पहले के समय राजनीति में तो तुलना की जाती थी, अगर उसको देखा जाए पहले के समय राजनीति में, यानी हम कहेंगे तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र को लेकर 2 तरह की विचारधारा है या 2 तरह के विचार है वो राजनीतिज्ञ देते हैं। तो जिसमें पहले आगे बताओ कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरावादी क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति का परंपरा ये इन राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा राजनीति शास्त्रियों ने इसमें विभेद किया कि तुलनात्मक राजनीति का एक तो परंपरागत क्षेत्र होता है जिसमें हम कुछ, यानी एक सिंपल से बताऊं कि पहले के समय क्या कि तुलनात्मक राजनीति में कुछ तत्वों को ही तुलना की जाती। आज हम तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों की तुलना कर रहे हैं। पहले के समय क्या होता था कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता था कि एक देश के संस्था की तुलना दूसरे देश से करना। जैसे मान लीजिए अमेरिका की प्रतिनिधि की तुलना हमारी लोकसभा से करते हैं, तो इस तरह से फिक्स होता था कि सरकार के एक देश की सरकार के अंगों की तुलना दूसरे देश के सरकार के अंगों से तुलना करना, बस यही सोचा जाता था, इसको तुलनात्मक राजनीति कही जाती थी। तो ये वाला यहाँ पर हो गया पहला, ठीक है ना, कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण कहता है कि एक देश के सरकारी अंगों की तुलना अन्य देश की संस्थाओं या हम कहें अंगों से करना, ठीक है ना। तो पहले के समय यही होता था। पहले के समय क्या होता था कि एक देश के सरकार की तुलना दूसरे देश के सरकार से करते थे, बस यही होता था। इसमें ज़्यादा कोई और विचार या और विशेष क्षेत्र काउंट नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, यानी आधुनिक समय की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान दृष्टिकोण में, ठीक है ना, आधुनिक विषय क्षेत्र क्या है, तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक, यानी आज के समय जो तुलनात्मक राजनीति है वह किन किन तत्वों की, किन किन क्षेत्रों की तुलना करती है। यानी तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण राजनीति के किन किन क्षेत्रों की तुलना करता है। तो इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे कि आज की जो तुलनात्मक राजनीति है वह विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना करती है। किसकी तुलना करती है, संविधान की, साथ साथ में नोट करते जाइएगा,
संविधानों की तुलना करती है। इसके अलावा राजनीति में अलग अलग हित समूह होते हैं, ठीक है ना, वो मैंने बताया, और थर्ड ईयर में भी एक पॉइंट आया था, सवाल आया था, ऐसे बताया था। हित समूह जो सरकार पर दबाव डालते हैं उनको पढ़ा जाता है। राजनीतिक दलों को समझते हैं, राजनीतिक दलों की तुलना करते हैं, या हम कहें विभिन्न देशों की विधानसभाएं होती है, विभिन्न देशों की क्या कहें विधानसभा की तुलना की जाती है। या इसके अलावा कहें कि विधायी व्यवहार की, यानी कानूनी व्यवहार, विधायी व्यवहार की तुलना की जाती है। इसके अलावा कहें निर्वाचन या मतदान व्यवहार, निर्वाचन और मतदान व्यवहार। तो यहाँ से समझिए डियर कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विषय क्षेत्रों को देखा जाए, यानी वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति में किन किन क्षेत्रों की तुलना की जाती है। तो विभिन्न देशों के संविधान की, हित समूह की, इनके राजनीतिक दलों की, विभिन्न विधानसभाओं, विधान परिषदों की तुलना विभिन्न देशों के अलग अलग क्षेत्रों से की जाती है। इसके अलावा कानून निर्माण के संबंध में क्या विचार, क्या व्यवहार होते हैं, उनकी तुलना होती है दो देशों के मध्य, दो राज्यों के मध्य, या दो मतलब विभिन्न लोगों के मध्य, उनके कानूनी व्यवहार में क्या दृष्टिकोण नजर आता है। एक इलेक्शन होता है, तब हमारे देश की इलेक्शन की प्रक्रिया दूसरे देश की इलेक्शन के साथ देखी जाए, एक राज्य की दूसरे देश के साथ इलेक्शन की प्रक्रिया देखी जाती है, या कहें उन लोगों के व्यवहार को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? व्यवहार। तो वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण को अगर देखें तो वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण में तुलनात्मक अध्ययन क्षेत्र ये होता है। परंपरागत में कुछ एक होता है, लेकिन आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। क्या कहेंगे हम? इनका क्षेत्र है वो परंपरागत से काफी व्यापक क्षेत्र है, जिसमें हम राजनीतिक तत्वों की तुलना करते हैं। यहां से क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, तुलनात्मक राजनीतिक प्रकृति। क्या बात करेंगे हम? अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये हम बात करें कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में और क्या विषय होते हैं, ठीक है ना, यानी और विषय क्षेत्र की बात करें तो शायद वो भी लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कोई मिस हो जाए, ठीक है ना। तो वर्तमान दृष्टिकोण में और क्या है जिनकी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत तुलना की जाती है या उसका अध्ययन किया जाता है, या तुलनात्मक राजनीति के वे भी विषय क्षेत्र काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, आनुभाविक यानी कहें कि विभिन्न संस्थाओं से संबंधित उनके लोगों के अनुभवों की, अनुभाविक खोज, यानी यानी जो अनुभविक सोच होती है, खोज होती है, उनकी तुलना होती है, उनके क्षेत्र की जाती है। या इसके अलावा हम कहें कि विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। एक्चुअल में देखो पहले क्या होता था कि जैसे बड़े बड़े जो विकसित देश थे जैसे अमेरिका वगैरह है, तो तुलनात्मक राजनीति सिर्फ उन्हीं देशों में पढ़ाई जाती थी, समझी जाती थी। यानी तुलनात्मक राजनीति का जो प्राचीन दृष्टिकोण था वो बड़े देशों में अपनाया जाता था, वहीं पर तुलना होती थी, उतना ही क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन आधुनिक समय की तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र व्यापक हो गया। अब यह विकसित देश के साथ विकासशील देशों की और उनकी संस्थाओं की, उनके लोगों के व्यवहारों की भी तुलना करता है। तो वर्तमान तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र काफी व्यापक हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंतर्गत उनके अनुभवी खोज की, विकासशील समाज के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की भी तुलना का अध्ययन किया जाता है। तो वर्तमान तुलनात्मक दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। यहाँ से आप समझ जाइएगा, काफी अच्छी चीज है जो यहाँ से मैंने आपको बताई कि वर्तमान तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या होता है जिसको शामिल कर हम अध्ययन करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तुलनात्मक राजनीतिक प्रकृति, वो समझ लीजिए। और अभी जैसे ये मैंने पहला जो लेसन बता रहा हूँ उसमें आप है ना श्योरली समझ लीजिएगा कि आप पेपर में उठा के देखेंगे ना तो पहले पार्ट से 100% प्रश्न आएगा। ये लिख के लीजिए, यानी कहते हैं ताल ठोक के ये मैं कहूँगा कि अभी जो मैंने आपको समझा है डेफिनेटली 100% श्योरिटी आएगा। बस ये यकीन कीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। श्याम करी इसको भी हेलो वेलकम डियर। तो यहाँ से जो भी डेफिनेटली बता रहा हूँ बस मुझ पे विश्वास कीजिएगा, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छा पेपर का एहसास होगा। तो अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति।
प्रकृति का कहें नेचर, क्या कहते हैं, नेचर। समझ में आ रहा है ना कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, वो किस तरह की तुलना होती है इसमें, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे अब जो समझाऊं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या समझाने वाला हूँ, समझना बाद में, उससे पहले आपको टॉपिक को जानना होगा कि सर किसके बारे में बता रहे हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है। बिल्कुल राइट सर जी, मेरी तो पूरी प्रथम यूनिट कंप्लीट कर दी, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। मैंने आपको पहले कहा था कि अपनी क्लास से थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा है कि मैंने पूरा का पूरा मैटर, आपका पूरा जो पेपर है ना, फर्स्ट पेपर, ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये ऑलरेडी अपने इस YouTube के प्लेलिस्ट जो होती है ना, उसमें पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने। लेकिन अब ये अपने एग्जाम को लेकर शॉर्ट 2 से 4 दिन में पूरे पेपर को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो ये मैराथन क्लास है। तो मान लीजिए कुछ टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वापस मैराथन देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप कोई अलग से टॉपिक भी देख सकते हैं। ओके, तो बात करें तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है तुलनात्मक राजनीति का। तो यहाँ से सिंपल सा मैं बताऊंगा कि तुलनात्मक राजनीति का जो नेचर है वो 2 टाइप का होता है, प्रकृति है वो 2 प्रकार की होती है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, और जिससे सीधा नाम से आपको समझ में आ जाएगा। पहली है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना। यहां से समझिएगा जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, जिसको हम कहें वर्टिकल कंपेयर करना, वर्टिकल कंपेयर, ठीक है, वर्टिकल कंपेयर करना। वर्टिकल कंपेयर को जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे बात करें भारत की, तो या हम किसी भी एक देश की, तो एक देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों, उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों की तुलना करना। जैसे प्रत्येक राज्य में कई स्तर पर सरकारें होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं स्थानीय सरकार, क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार है। इसके ऊपर होती है जैसे हम बात करें, ऐसे बता लेते हैं, जिला स्तरीय सरकार है। जिला स्तरीय को अगर हम ना करें तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि राज्य सरकार है, क्या कहें, राज्य सरकार है। इसके बाद होती है राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार। तो जब स्थानीय सरकार की तुलना राष्ट्रीय सरकार से करते हैं तो इस तरह की जो तुलना होती है, या फिर स्थानीय सरकार की तुलना राज्य सरकार से करना, स्थानीय सरकार की तुलना राज्य सरकार से करना, और राज्य सरकार की तुलना राष्ट्रीय सरकार से करना, तो इस तरह से जो तुलना होती है, ठीक है ना, वो हम क्या कहलाते हैं, यहाँ पर आपको कहा है कि वर्टिकल, क्या कहा जाता है, वर्टिकल होती है। समझ में आ गया ना आपको, बिल्कुल ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल ही यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी बिल्कुल मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये नेचर है कि भाई तुलनात्मक राजनीति में तुलना किस प्रकार की होती है। तो एक ही देश के अंतर्गत स्थापित विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य तुलना करना, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, जिला पंचायत, राज्य स्तरीय सरकार, तो इस तरह से ये कंपैरिजन होता है। मतलब तुलनात्मक राजनीति में तुलना होती है, तो किस प्रकार से होती है, इसका नेचर क्या है, तो ये नेचर है इसका तुलनात्मक। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति पहली होगी लंबात्मक तुलना करना, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका दूसरा रूप, यानी दूसरा टाइप। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति अम्रांतीय तुलना। अम्रांतीय तुलना, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपैरेटिव। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको सिंपली अगर मैं बताऊं, एक देश के विभिन्न कालक्रम में स्थापित राष्ट्रीय सरकार की तुलना हम करते हैं आपस में, या फिर द्वितीय ऐसा कहें कि राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान थे। जैसे हम बात करें कि भाई 1952 में लोकसभा में कितनी सीटें थी, और बात करें 2023 में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है जी। तो ये तुलना होती है कि भाई इनके देश की तुलना इस समय, यानी यहाँ पर एक ही देश के अंतर्गत विभिन्न कालखंड में स्थापित अलग अलग सरकारों की तुलना करना। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, क्या हो गया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तुलना करना। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ
कि 1900 जैसे बात करें 1975 के आसपास, जैसे मान लीजिए अपनी इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। इसके जरिए चुनाव जीता था। तो क्या आज के समय भी 2023 में भी अगर चुनाव जीतना है तो क्या आप इस 1952 की सरकार की पॉलिसी को अप्लाई किया जा सकता है? तो इस तरह से कंपेयर करना, एक ही देश में उनके विभिन्न कालखंड में स्थापित विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं या उनके विभिन्न घटनाक्रम की तुलना करना, ये तुलना होती है वह अभ्रांतीय तुलना कहलाती है। क्या कहलाती है? अभ्रांतीय तुलना कहलाती है। या हम इसका एक और भी कहें कि राष्ट्रीय सरकार को आज संपूर्ण विश्व में विद्वान हो सकती है, तो इनके मध्य की तुलना होती है। ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा कि विभिन्न समयांतरों के मध्य उनकी तुलना करना, यहाँ पर आपको ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये लोकसभा की हम बात करें कि 2023 में लोकसभा, यहाँ हम बात करें कि अभी जो चुनाव हुआ था ना वो 2019 में हुआ था, तो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसकी तुलना अगर 1952 से करें तो ये तुलनात्मक जो अध्ययन कहलाता है वो अभ्रांतीय तुलना कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्रांतीय तुलना। समझ में आ गया? तो इस तरह से मैंने आपको तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में बताया, और यहाँ से आपको डेफिनेटली श्योरली बता देता हूँ कि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और प्रकृति के बारे में, ठीक है, और इसकी उपयोगिता भी मैंने आपको बता दी। तो बिल्कुल श्योरली आप मान के चलिएगा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का विकास। और तुलनात्मक राजनीति का विकास, इससे भी डेफिनेटली प्रश्न बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। कि भाई तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार से हुआ है, किस तरह से हुआ है, तो इसकी हम तुलना कर रहे हैं, जहां से आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कि थोड़ी गर्मी है, लिक्विडिटी होनी चाहिए, अन्यथा गला है वो रुका झुका हो जाता है। तो देखिए तुलनात्मक राजनीति का विकास, तो एक सिंपली आपको बताऊं, जैसे कि जीके रॉबर्ट्स ने, जीके रॉबर्ट्स, ठीक है ना, जीके रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति के विकास के बारे में जो बताया है, तुलनात्मक राजनीति के विकास के बारे में, ठीक है ना, जीके रॉबर्ट्स ने, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसने कहा कि तुलनात्मक राजनीति का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जीके रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। ये प्रश्न छोटा जाएगा कि जीके रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को कितने कालखंडों में बांटा जा सकता है? 3 कालखंडों में। कौन कौन से? यानी तुलनात्मक राजनीति के विकास को जीके रॉबर्ट्स ने 3 अलग अलग कालखंडों में बांटकर समझा है। तो जैसे बात करें तो पहला तो है अपरिष्कृत, अपरिष्कृत, ठीक है ना, यानी तुलनात्मक राजनीति के विकास के बारे में आपको बता रहे हैं। तो जीके रॉबर्ट्स ने कहा कि तुलनात्मक राजनीति के विकास का जो विकास को देखें तो 3 कालखंडों में बांटकर इसको समझ सकते हैं। तो पहला तो अपरिष्कृत, फिर है परिष्कृत, और जो तीसरा जो बताया है वो बताया है प्रगामी रूप से परिष्कृत। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है, आप कहेंगे सर ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, ये तो समझ ही नहीं आया कि भाई जीके रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति के विकास को 3 अलग अलग कालखंड में बांटकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है, लेकिन ये सिंपल ही समझ में नहीं आने वाला है। तो फिर क्या है कि अपने बुक के अकॉर्डिंग जो तुलनात्मक राजनीति के विकास को हम समझ पाए, इस अकॉर्डिंग हम समझने वाले। तो आपके जैसे बात के सिलेबस में भी सिर्फ इतना ही बताया कि जीके रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति के विकास को 3 कालखंड में बांटा है, लेकिन अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें या हमें जैसे तुलनात्मक राजनीति के विकास को एज ए अध्ययन के रूप में समझना है तो इसको हम एक व्यवस्थित तरीके से कालखंड में बांटकर समझ सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बता देता हूं।
लेकिन ये प्रश्न आपके सिर्फ 2 नंबर का ही आ सकता है कि रिकर रॉबर्ट्स ने कैसे और कितने प्रकार से इसको बांटा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। ओके, तो यहां से समझ जाइएगा जो मैं बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जगदीश के साथ और बिल्कुल सही बताया आपने, और यही बिल्कुल मैं यही आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दिखे, जिससे आपको समझ में आए कि भाई तुलनात्मक राजनीति का विकास है वो किस तरह से हुआ है। तो पहला, द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। ठीक है, तो पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, यानी शुरुआत से लेकर शुरू यानी प्रारंभ, स्टार्टिंग से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तुलनात्मक राजनीति में जो विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा सेकेंड यानी दूसरा तुलनात्मक राजनीति का दूसरा चरण, जिसको कहते हैं तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास। युद्धोत्तर विकास यानी युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में विकास किस तरह से हुआ है। और फिर आता है अपना प्रेजेंट, ठीक है ना, यानी तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। तो अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से एज ए प्रैक्टिकल समझिएगा कि भाई तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार से हुआ है, किस समय, किस एज में, किस व्यक्तियों ने तुलनात्मक राजनीति का विकास किया है। तो पहला जो है, शुरू से लेकर स्टार्टिंग यानी 0 से लेकर अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1949 तक, ठीक है ना, या फिर 45 तक कह सकते हैं कि भाई 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो शुरू से लेकर 1945 तक या 1939 तक की तुलनात्मक राजनीति का विकास जो हुआ है उसके बारे में समझने वाले। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं अपने एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस काल में कौन कौन से विद्वान हुए जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सिंपली मैं बात करूंगा अरस्तु की, वन एंड ओनली महत्वपूर्ण अरस्तु। इसके अलावा मैकियावेली, क्योंकि प्रश्न पूछा भी जा सकता है, तन्वी चारण, बिल्कुल वेलकम डियर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर तक तुलनात्मक राजनीति का जो विकास हुआ है उसको समझाना है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर तक तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने योगदान दिया? अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, डी टॉकविले। ये वो विद्वान है जिसने तुलनात्मक राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिल्कुल जितेंद्र, हेलो सर, यस कम इन निकित, बिल्कुल लेट हो जाते हो भाई आप, अपने पॉलिटिकल सबसे जरूरी है। अब सन दिनों में आपको पॉलिटिकल के अलावा ज़्यादा कुछ सोचना ही है, शादी ब्याह प्रोग्राम हो चुके, ख़त्म हो चुके, अब सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पे फोकस कीजिए तो बेहतर रिजल्ट बनेगा। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको बड़ी शिद्दत से, लगन से समझ लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुलनात्मक राजनीति का विकास क्रम हम देख रहे हैं कि किस तरह से तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ है। तो पहला तो हम बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बांटा है। तो पहला स्टेप में कहा है कि भाई तुलनात्मक राजनीति का जो विकास है वह शुरू से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक हुआ। एक तो पहला स्टेप में इसमें अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, डी टॉकविले ने योगदान दिया। जैसे आपको पता होगा कि अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया। तो अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स। तो इस तरह से अरस्तु के समय भी राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन होता था, क्योंकि खुद
तुलना अपने राजनीति विज्ञान के जैसे जनक अरस्तु हुए, तो उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, कंपेयर किया कि किस संविधान में क्या बात है, किस संविधान में कौन सी बात कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति का जो शुरुआत विकास क्रम है वह अरस्तु के समय है। इसने खुद 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके अपनी एक पुस्तक लिखी थी। तो अरस्तु के समय तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत हो चुकी थी। जितेंद्र सिंह फर्स्ट ईयर से हो, अगर आपकी हिस्ट्री की क्लास है तो कल होगी, और अगर आप एमडीएस या किसी और यूनिवर्सिटी है तो आप फिर ये फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपका सिलेबस में ये हो, ठीक है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से जैसे मैं एक और विद्वान की बात बताऊं, मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली की। अरस्तु का तो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। आपका बड़ा प्रश्न आएगा, ये कौन सा प्रश्न आएगा, आपके बड़ा प्रश्न आएगा, ठीक है ना, ये 7 नंबर या 15 नंबर का आता है कि भाई अध्ययन की दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम को समझाइए। तो पहला है जिसमें इन विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया, उन्होंने उस समय तुलनात्मक राजनीति को अपने अध्ययन के रूप में रखा था, जैसे अरस्तु। इसके अलावा बात करूं मैकियावेली, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैकियावेली की बात कर रहा हूं। तो मैकियावेली पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और इस तरह से इन्होंने अपने जैसे मैंने आपको बताया अपना सेकंड पेपर है जो वेस्टर्न थिंकर के बारे में, तो मैकियावेली ने उस समय 2 या 3 अलग अलग देशों के शासन की अध्ययन किया, और फिर एक सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, एक अच्छा राजा और एक अच्छा राजा के क्या गुण होने चाहिए, वो अपने एक पुस्तक में उन्होंने लिखा। इस तरह से मैकियावेली ने भी उस समय तुलनात्मक अध्ययन को महत्व दिया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, आपको पता होगा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो इसके अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू ने अनुभवमूलक दृष्टिकोण तथा विचलन पर वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और राजनीतिक प्रश्नों का निरपेक्ष रूप में उत्तर दिया कि भाई सरकार कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, और अगर देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के अपने बाह्य पर्यावरण से, आर्थिक घटकों से या व्यवहारों से राजनीति के व्यवस्था या वर्गीकरण या फिर समस्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस समय उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के बारे में कहा। तो तुलनात्मक राजनीति का पहला एज आपको समझ आ गया कि तुलनात्मक राजनीति की फर्स्ट चरण में राजनीति का विकास कैसे हुआ, किन लोगों ने योगदान दिया। ओके, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं 2, तुलनात्मक राजनीति के विकास का दूसरा चरण, कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर तक तो तुलनात्मक राजनीति का विकास इस तरह से हुआ था, इन लोगों ने योगदान दिया, लेकिन तुलनात्मक राजनीति का विकास युद्ध के बाद किस तरह से विकास हुआ, या किन विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति के युद्ध के बाद के समय में तुलनात्मक राजनीति का विकास किया, या किस बुजुर्गों ने इसको योगदान दिया। ओके, तो अब ये हम देख रहे हैं युद्धोत्तर मतलब हम बात करें कि अब हम देख रहे हैं 1945 के बाद तुलनात्मक राजनीति में क्या विकास होता है। सर, इन विचारकों को ही अध्ययन पद्धति कौन सी थी, इन विचारकों की अध्ययन पद्धति कौन सी थी, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति डियर, इनकी आगमनात्मक अनुभवनात्मक अध्ययन पद्धति, जो आपको मैंने अपने अरस्तु के समय भी बताया था, उन्होंने अपने तुलनात्मक अध्ययन को भी शामिल किया था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वेस्टर्न थिंकर के बारे में बताया तो उनकी अध्ययन पद्धति के बारे में भी बताया है। ओके, तो अब बात करें तुलनात्मक राजनीति का युद्धोत्तर विकास। तो जी.के. रॉबर्ट्स ने कहा कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई थी। जी.के. रॉबर्ट्स ने कहा कि भाई 2 धाराएं प्रवाहित हुई। जी.के. रॉबर्ट्स ने कहा कि इस समय तुलनात्मक राजनीति की कितनी धाराएं हुई विकास के रूप में, 2 धाराएं प्रचलित थी। अब इसमें जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो पहली धारा थी कि तुलना की कला और पद्धति के विषय में आत्मचेतना की वृद्धि से इन क्षेत्र के विद्वानों के आत्मनिरीक्षण के परिणाम सामने आते हैं। तो प्रथम धारा के अंतर्गत जो विद्वान थे वो थे मैक्रिडस एंड एक्सन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये क्या है, एक बार आप समझ लीजिए कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुलनात्मक राजनीति की 2 धाराएं प्रभावित हुई थी। पहली धारा के अंतर्गत रॉबर्ट्स ने कहा कि पहली धारा के अंतर्गत कौन से विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति में योगदान दिया, मैक्रिडस एंड एक्सन ने, मैक्रिडस और एक्सन ने। उन्होंने क्या किया कि भाई तुलना की राजनीति की कला और पद्धतियों के आधार पर, और इस चरण से बात करें तो इस चरण से विभिन्न विद्वानों के संस्थात्मक तुलनाओं के साधनों का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया गया।
यानी इसमें क्या हुआ, इसमें विभिन्न देशों की संस्थाओं की तुलना की गई। किसकी तुलना की गई, संस्थाओं की तुलना की गई, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप था इसमें, यानी पहला चरण था, इसके अंतर्गत ही, ठीक है। अब बात करें दूसरा, तो दूसरे में अगर मैं आपको समझाऊं तो विकास के इस चरण में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बाहर राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिकरण या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाने लगा था। तो अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो दूसरा चरण था, ठीक है ना, उसमें तुलनात्मक राजनीति को एज ए आधुनिक अध्ययन के रूप में शामिल किया गया। आधुनिक तत्वों का अध्ययन शामिल किया गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि तुलनात्मक राजनीति की युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति क्या विकास हुआ। तो जी के रॉबर्ट्स ने कहा कि दो धाराएं प्रभावित हुई थी। एक तो मैक्रिडस और एक्सन ने कहा कि इस समय विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की तुलना होती थी। फिर दूसरी धाराओं के अंतर्गत देखा जाए तो उन्होंने आधुनिकता के अंतर्गत विभिन्न तत्वों की, मानव व्यवहार की, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, या हम ऐसा कहें कि उनकी राजनीतिक आधुनिकीकरण और समाजशास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन इसमें किया जाने लगा था। तो इस तरह से युद्धोत्तर विकास के बाद विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की और विभिन्न आधुनिक उनकी राजनीतिक विश्लेषण का अध्ययन भी इसमें किया गया था, या विभिन्न कहें कि राजनीतिक समाजीकरण स्थिति या सामाजिक राजनीतिक संबंधों का भी अध्ययन इसमें किया जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण। तो भाई वर्तमान चरण में तुलनात्मक राजनीति में क्या विकास हुआ और किस तरह से हुआ। तो इसके अंदर आपको पता होगा, जैसे आपको पता होगा व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये आधुनिक समय की तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव है। यानी तुलनात्मक राजनीति का वर्तमान चरण में विभिन्न अलग नवीन विचार उत्पन्न हुए। नवीन विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को चरम पंथ पर पहुंचा दिया, यानी उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। तो तुलनात्मक राजनीति के विकास के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के विकास को वर्तमान दृष्टिकोण में महत्व देने वाले विद्वानों में है डेविड स्टर्न। कौन? डेविड स्टर्न, आमंड पॉवेल, क्योंकि ये वर्तमान यानी आज ट्रेंड यानी वर्तमान समय की ये जो राजनीति की है उनको मैं लिखवा रहा हूं। इसके अलावा कॉलमैन, हेराल्ड लॉस्की, पूरा नाम नहीं लिखेंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो लुशियन पाई और पावेल, ठीक है। तो कुछ एक विद्वान लिखे, ये विद्वान तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान चरण से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मगर हम जी बंजारा बी ए फर्स्ट हिस्ट्री क्लास डियर, कल होगी, संडे है, कल आराम से आपके लिए क्लास अवेलेबल हो जाएगी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ, तुलनात्मक राजनीति के इसके अंदर क्या हुआ। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि जैसे डेविड स्टर्न या आमंड ने कहा कि तुलनात्मक विश्लेषण की वृत्त इकाई के रूप में व्यवस्था सिद्धांत से प्रभावित किया गया। यानी इस व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा न केवल आवश्यक राजनीतिक संस्थाओं की तुलना हो सकती है, वरन राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ संपूर्णता का अर्थ देने वाले विभिन्न तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत विभिन्न अलग अलग तरह की संस्थाओं, उनके विभिन्न मूल्यों और उनके विभिन्न उपागमों की तुलना होती है। दूसरे शब्द में कहें, इस प्रकार से प्रयुक्त शब्द सामान्यतः इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की राजनीतिक इकाइयों से होता है। काल, विकास या अन्य प्रकार की विभिन्न गतिविधियों से इसका अध्ययन किया जाता है। तो वर्तमान दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। क्या हो जाता है? और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। इसमें उन राजनीतिक संस्था से जुड़े विभिन्न व्यक्ति और उनके प्रतिमानों, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, कि जैसे व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। तो वर्तमान तुलनात्मक राजनीति है वह विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में मानव के व्यवहार, उनके प्रतिमान, तुलनाएं, विभिन्न संस्थाओं के मानव के व्यवहार से जुड़ी महत्वपूर्ण मूल्यों की तुलना की जाती है। तो ये जो है वो वर्तमान दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र होता है। मानव सिंह कह रहे संविधान और संविधानवाद टॉपिक अभी ही कराओगे या कल? बस अभी करवाएंगे डियर, अभी करवाएंगे, आज ही करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला समझ में आ गया आपको डियर? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। और बस यही था आपने जो अभी जो जैसे बुक के अकॉर्डिंग देखा तो सेकंड पार्ट था, और इसमें सिर्फ यही है कि तुलनात्मक राजनीति का विकास। तो तुलनात्मक राजनीति का विकास अध्ययन की दृष्टि से देखें तो 3 चरणों में हुआ है। पहला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक, जिसमें इन विद्वानों ने सहयोग दिया।
दूसरा है तुलनात्मक राजनीति का युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास है, जो रॉबर्ट्स या हैक्सन ने इन्होंने योगदान दिया, और इसमें क्या तुलना का अध्ययन हुआ, किस तरह से व्यापक हुई। ठीक है, फिर बात करें तीसरी, तुलनात्मक राजनीति का वर्तमान दृष्टिकोण, जहां पर तुलनात्मक राजनीति अपने विकसित स्तर पर हो रही है। तो इसके अंदर विभिन्न देशों, विभिन्न विद्वानों ने, जैसे आमंड पोवेल, कॉलमैन, इन्होंने तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया है। उन्होंने क्या किया, मानव के व्यवहार, विभिन्न संस्थाओं के साथ उनके प्रतिमान मूल्यों और तत्वों को योगदान दिया, और वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति और काफी व्यापक हो सकी है। तो एक बार वापिस बता दिया। अब बात करें, जैसे मानव सिंह ने कहा था कि सर संविधान है, संविधानवाद को भी बताएंगे, तो डेफिनेटली अब हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आज का अपना यूनिट 2 करने वाले थे, लेकिन संविधान और संविधानवाद के साथ ही अपना पेपर ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें संविधान के प्रकार और संविधानवाद के बारे में। फिर इसके बाद संविधान के प्रकार के बाद बात करेंगे संविधानवाद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, संविधानवाद। तो पहले बात करते हैं संविधान के प्रकार। तो आप में से मुझे कोई बताएगा भाई संविधान कितने प्रकार का होता है, बताइए मुझे। बताइए, संविधान के प्रकार के बारे में मुझे बताइए। तीन प्रकार, जगदीश जी बता रहे 3 प्रकार, बिल्कुल। और बताइए। आपने देखो 7 जने हैं लोग लाइव, इतने हैं, और लाइक देखो फिर भी कम है, काफी जने आ रहे और जा रहे हैं, लेकिन अपने लाइक की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है भाई। अब देखो मेहनत तो हो रही, तो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग अपने आप को सर को एज ए मोटिवेट, यानी सर भी, मैं खुद भी मोटिवेट होता जब आप क्लास को लाइक शेयर करते हैं। तो देखिए ये क्लास आपके लिए है और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको इससे फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल आपको ये लगना भी चाहिए, और इस तरह से आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये फायदा भी होना चाहिए, और मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए जब आप क्लास को लाइक शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान क्या है। तो आपको पता होगा देश के संचालन के लिए नियमों का लिखित प्रलेख या दस्तावेज। संविधान एक देश के अंतर्गत उनकी देश की संचालन गतिविधियों को संचालित करने के लिए नियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है। शॉर्ट में कहे ना, नियमों का एक लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर उस देश का संविधान चलता है, तो वो संविधान कहलाता है। ये तो सिंपल थिंग है, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। अब बात करते अपना, ये तो जैसे नहीं आएगा कि संविधान किसे कहते हैं, ये नहीं आएगा। आपके प्रश्न आएगा कि संविधान के प्रकार के बारे में बताइए। तो जब प्रकार के बारे में आप बताएं तब आप बता सकते हो कि संविधान किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए नियमों का एक लिखित दस्तावेज प्रलेख होता है, जिसके आधार पर उस देश का संविधान, उस देश का शासन चलाया जाता है, वो संविधान कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अपना जो मेन क्या है कि भाई संविधान के प्रकार के बारे में। तो संविधान के प्रकार के बारे में जैसे कि अपने बिल्कुल जगदीश ने कहा था, तो इसी को देखेंगे। तो संविधान के प्रकार का देखा जाए, यानी संविधान का प्रकार, यानी संविधान के वर्गीकरण को करें। संविधान का वर्गीकरण करें तो 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। संविधान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, और इन तीनों प्रकारों को मैं यहाँ पे फास्टली समझाने वाला हूं। पहला संविधान की उत्पत्ति के आधार पर। ये प्रश्न बड़ा आने की संभावना, या तो 7 नंबर का आएगा या फिर 15 नंबर का। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने, ठीक है। अब पहला ये। दूसरा जो प्रकार है वो है संविधान में प्रथा और कानूनों के अनुपात के आधार पर। संविधान में प्रथा मतलब रीति रिवाज जो होते हैं ना, वो संविधान में प्रथाओं एवं कानूनों के अनुपात के आधार पर, एवं
कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान। ठीक है। तीसरा जो होता है संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर, संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। ये देखो बड़ा प्रश्न है, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे विस्तार से समझा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधान कैसा होता है। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर तो एक तो विकसित संविधान होता है, एक निर्मित संविधान होता है। इसके अंदर ही कब, ये ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर आपको रहेगा, सेकंड टाइप। ठीक है। और बात करते हैं थर्ड टाइप। ठीक है। इसके अंदर कब, तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान किस प्रकार उत्पत्ति हुई है उसकी, उस आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। ठीक है। यानी उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। टोटल संविधान तीन प्रकार का होता है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर वापिस संविधान दो प्रकार का होता है। पहला तो है विकसित संविधान, विकसित संविधान, और दूसरा होता है निर्मित संविधान। अब देखो दोनों के बारे में आपको बताता जाऊंगा जिससे आपको एकदम आइडिया इजीली आए। तो बात करते हैं विकसित का मतलब होता है कि समय, परंपराओं, रीति रिवाज या हम कहें देश की शासन व्यवस्थाओं के समयानुसार देश का विकास होता है संविधान का। जिससे बात करें ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह किसी एक निश्चित समय पर किसी संविधान सभा ने बैठकर निर्मित नहीं किया। ब्रिटेन का संविधान है वह विभिन्न समय की परंपरा और रीति रिवाज और कालखंडों का परिणाम है कि भाई अलग अलग समय में राजा हुए थी, उनकी जैसी शासन व्यवस्था थी उस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अधिकार धीरे धीरे जनता को दी और संविधान धीरे धीरे बनता गया। क्योंकि जो इंग्लैंड का संविधान है ना, वो संविधान विकसित संविधान है। वो संविधान एक दिन ही अचानक ही कुछ लोगों के द्वारा बैठकर नहीं बनाया, वो संविधान विभिन्न समय के विकास का परिणाम है। इंग्लैंड का संविधान एक समय पर नहीं बना है, वो अलग अलग लगभग 1600 वर्षों का एक विकास का परिणाम इंग्लैंड का संविधान है। तो ये विकसित हुआ है, जैसे छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे इंग्लैंड का संविधान भी शुरुआत जीरो से लेकर अब हीरो तक का ये संविधान है वो बना है। तो जो इंग्लैंड का संविधान है उसको हम कहते हैं निर्मित संविधान। ठीक है, सॉरी विकसित संविधान। ओके, ये वाला समझ आ गया कि भाई इंग्लैंड का जो संविधान है वो विकसित संविधान है क्योंकि बहुत से सालों के विकास का ये परिणाम है। इसके अलावा निर्मित संविधान, क्या बात करें, निर्मित संविधान। तो निर्मित संविधान का मतलब होता है कि वे ऐसे संविधान जिसका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा के द्वारा किया गया हो। ऐसा संविधान जिसको निश्चित समय पर विशेष संस्था या सभा द्वारा बनाया या निर्मित किया गया हो। जैसे भारत का संविधान, तो भारत का संविधान एक निश्चित समय पर निश्चित लोगों के द्वारा एक व्यवस्थित रूप में बनाया गया है। तो भारत का संविधान है वह विकसित न कहेंगे, निर्मित संविधान कहेंगे। हम क्या कहेंगे, निर्मित। तो संविधान की उत्पत्ति के आधार पर मैंने दो संविधान आपको बता दिए। ठीक है, प्रकार के बाद अब बात करें संविधान में प्रथा और कानूनों के आधार पर संविधान किस प्रकार का होता है। तो संविधान में प्रथाओं और कानून के आधार पर संविधान, इन दोनों के आधार पर भी संविधान है वो दो प्रकार का होता है। पहला है अलिखित संविधान, इसका एग्जाम्पल तो सीधा सा ही आपको इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का जो संविधान है वह प्रथाओं के आधार पर बना है। यहाँ पे क्या गए, संविधान में प्रथा और कानूनों के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो वापस इनके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कि भाई संविधान के जैसे एक ऐसा देश जहां उस देश के संविधान में विभिन्न समय की प्रथा और रीति रिवाज और उस समय के बने लोगों की परंपराओं के अकॉर्डिंग कानून, इन्हीं कानूनों के आधार पर संविधान बना हो। जो
किसी निश्चित समय पर लिखा नहीं गया है, परंपराओं के आधार पर जो आता गया बनता गया और वे अपने संविधान में मिलाते गए, तो ऐसा संविधान क्या कहलाता है? अलिखित। तो इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित है, क्योंकि वो एक ही समय पर नहीं बना है, वो विभिन्न सालों का परिणाम है और धीरे धीरे जब देश आगे बढ़ता गया, उनको जरूरत होगी, उस तरह से उन्होंने अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से नए कानून बनाए और एक कानून ही उनका संविधान का अंग बन गए। बिल्कुल साचो, आपने बिल्कुल कह रहे जगदीश जी के भाई, चैनल को लाइक शेयर बिल्कुल जरूर कीजिए, ये आपका हक अधिकार बनता है। ओके, तो यहां से आपको समझ आ जाए अलिखित। तो संविधान की प्रथाओं के आधार पर दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लिखित। क्या? लिखित संविधान। ओके, तो लिखित संविधान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं डियर, तो लिखित संविधान के बारे में सिंपली डेफिनेशन दी हुई है कि एक ऐसा संविधान जो निश्चित समय पर एक प्रलेख के अंतर्गत लिखा गया हो। ठीक है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान कहलाता है। अमेरिका, उदाहरण के तौर पे फ्रांस का भी देख लो या भारत का संविधान देख लो, ये संविधान कैसे संविधान है? लिखित संविधान है। ठीक है, क्योंकि इनको निश्चित या सभा के द्वारा, संविधान सभा द्वारा लिखित और लिपिबद्ध किया गया है। क्या किया गया है? लिपिबद्ध किया गया है। अलिखित संविधान ये ऐसा संविधान है जो समयांतर प्रथाओं एवं कानूनों से बना है। कानूनों से बना, ऐसा नहीं कि भाई लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ तो है, लेकिन एक समय पर एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं हुआ, परंपराओं के आधार पर नई बातें जोड़ती गई और संविधान बनता गया। ठीक है, अब यहां पर ये थोड़ा सा आया है कि अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या फर्क होता है या दोनों में क्या भेद है, तो देखिए मैं आपको जनरली थोड़ा ऐसे ओरली आपको समझा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, फटाफट से, पेन कॉपी अगर हाथ में हो तो, कि हम बात करें अगर, तो अलिखित संविधान के गुण दोष की बात करें कि अलिखित संविधान की क्या क्वालिटीज होती है, गुण और दोष के बारे में। तो अलिखित संविधान की अगर गुण की बात करें तो अलिखित संविधान मतलब इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का संविधान की क्या विशेषता है? वह विशेषता यहाँ पे हो जाएगी कि भाई अलिखित संविधान है उसको सुपरिचित परिवर्तनशील होता है, वो नहीं, वो साधारण तरीके से इजीली बदल भी सकते हैं, और ऐसा संविधान समय के अनुसार परिवर्तित होता है, तो और लोगों की इच्छा से बना है, लोगों की सहमति से बना है, और इस पर किसी कानूनी संस्था ने नहीं थोपा है, तो इसका मतलब ऐसा संविधान सबको मान्य है, तो क्रांति नहीं होती है। अलिखित संविधान के गुण की बात करूं, ठीक है ना, तो पहला तो होता है परिवर्तनशीलता, दूसरा हो गया क्रांति से सुरक्षा, दूसरा क्या हो, क्रांति सुरक्षा, तीसरा संकट काल के लिए ये जो अलिखित संविधान है इंग्लैंड का वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा बात करें, ये संविधान फिर न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना बन जाता है कि न्यायाधीश जैसा चाहे वह कानून बनाकर उसके संविधान में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये संविधान का एक ऐसा दोष होता है कि भाई ये संविधान है वो न्यायाधीशों के हाथों का खिलौना हो जाता है। ठीक है, या हम बात करें कि भाई संघात्मक शासन व्यवस्था हो, जैसे अमेरिका की शासन व्यवस्था, तो उसमें अलिखित संविधान नहीं चल पाता, उसमें अलिखित संविधान नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया अलिखित संविधान के गुण दोष को थोड़ा सा ओरली रूप में। अब बात करें भाई लिखित संविधान होता है उसके गुण के बारे में, तो देखो लिखित संविधान होता है स्पष्ट होता है, स्पष्ट और निश्चित होता है कि भाई कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलतफहमी हो या कोई संविधान के अंदर धारा जिसका समझ में नहीं आता, तो लिखित रूप में अगर वो मौजूद हो, सही रूप में एक संस्था के द्वारा बना गया हो, तो हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा संविधान स्पष्ट और लिखित होता है। ठीक है, और निश्चित होता है। इसके अलावा ये जो संविधान है जो लिखित रूप में होता है ना, उसकी जरूरत पड़े तब इसकी व्याख्या करने में भी सरलता रहती है, व्याख्या करना भी सरल होता है, अलिखित संविधान को दिक्कत होती है। इसके अलावा बात करें तो लिखित संविधान के अंतर्गत वहां के नागरिकों के पूर्ण रूप में उनको अधिकार प्राप्त होते हैं। लिखित संविधान में पहले से उन्हें अधिकार दिए जाते हैं ताकि अधिकारों के लिए भटकना न पड़े। इसके अलावा बात करें तो लिखित संविधान है वह संविधान देश में स्थायी व्यवस्था स्थापित करता है और श्रद्धा और सम्मान का पात्र भी होता है। ओके, अब बात करें लिखित संविधान के दोष के बारे में। लिखित संविधान के दोष, तो लिखित संविधान है उसके दोष की बात करें तो राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता है, क्योंकि विकसित संविधान मतलब जो लिखित संविधान है वो एक निश्चित समय पर लिखा होता है, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिस तरह से देश बदलता है ना उस तरह से वो संविधान नहीं बदल पाता है। दूसरा दोष है कि क्रांति का कारण होता है, क्योंकि
इस तरह के संविधान को कुछ गिने चुने लोगों ने एक स्थान पर संविधान सभा में बैठकर संविधान बनाए, तो उस पूरे देश के लोगों की सहमति का परिणाम नहीं है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि संविधान का विरोध भी हो जाता है। क्या हो जाता है? विरोध भी हो जाता है या क्रांति भी होती है। इसके अलावा हम बात करें कि ऐसा संविधान ये जो है वो कभी कभार क्या होता है कि अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण कर लेता है। तो ये जनरली मैंने आपको एज ए ओरली बताया कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान के गुण और दोष के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी संविधान में बदलाव वाला गुण, उस आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जो आपको पता होगा, लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर एक तो संविधान लचीला होता है यानी सुपरिवर्तनशील, इजीली संविधान में संशोधन किया जा सके। तरम परमार के बीए फर्स्ट ईयर की क्लास कब होगी सर? डियर कल होगी, बिल्कुल हिस्ट्री क्लास कल होगी आपके। ठीक है, अब बात करें कि भाई संविधान में परिवर्तनशीलता के आधार पर एक तो संविधान लचीला होता है और दूसरा क्या होता है आपको पता होगा, दूसरा अपना संविधान होता है कठोर। देखिए, जैसे बात करें लचीला संविधान, तो विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है? इंग्लैंड का है। कठोर संविधान, विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है? आपको पता होगा किसका संविधान है, बताइए। विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? बताइए, मैं आपके लिखे हुए आड़े आ गया हूं, आप बताइए लचीला संविधान किस देश का है और कठोर संविधान किस देश का है? आपको ये तो पता है ना। अब कोई संविधान लचीला और कठोर होता है, किस आधार पर ये डिफाइन कर पाते हैं? तो ऐसा मान लीजिए कि अगर संविधान में समय के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी बातें हैं जो पुरानी हो गई है और वह संविधान में रोड अटका रही है, तो अब संविधान को बदलना होता है। तो संविधान में उसकी धारा, उसकी प्रक्रिया, उसकी रीतियों में उसके प्रावधानों को अगर बदलना हो तो बदलने का जो तरीका होता है ना, अगर इजीली साधारण कानून के तहत अगर संविधान में बदला जाए तो ऐसा संविधान तो हो गया लचीला संविधान, जैसे इंग्लैंड का। और वो संविधान जो ऐसे जनरली नॉर्मल सी बातों के लिए संविधान को बदलना हो तो नहीं बदला जाता है। यानी संविधान में अगर कुछ बदलाव करना हो तो बदलाव करने की प्रक्रिया बहुत टेढ़ी होती है। ठीक है ना, कि भाई 2/3 बहुमत से पास होकर विभिन्न राज्यों की सहमति होती है तभी संविधान में संशोधन होता है। तो ये जो तरीका होता है वो कठोर तरीका होता है, ऐसा तरीका अमेरिका के संविधान में। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान की बेमाल विशेषता है कि भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण होता है। ओके, तो इस तरह से मैंने संविधान की उत्पत्ति, संविधान के 3 प्रकार बताए। उत्पत्ति के आधार पर 2, प्रथाओं के आधार पर 2 प्रकार का होता है, परिवर्तनशीलता के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में अगर ये आ जाए, चलो मैं आपको लिखवा ही देता हूं, यहाँ पे समझ में आ गया। लचीला संविधान, कठोर संविधान। ठीक है, अब उनको भी मैं बांट देता हूं कि भाई लचीले संविधान के गुण क्या हैं, लचीले संविधान के गुण, और लचीला संविधान अगर किसी देश का है तो ऐसे संविधान में क्या दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बात करें कि भाई कठोर संविधान अगर किसी देश का है, ठीक है ना, तो कठोर संविधान अगर किसी देश का है तो इससे उस देश के उस संविधान में क्या गुण क्वालिटी उत्पन्न होती है, या फिर उससे उसके देश में, उसके संविधान में क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर जनरली बता रहा हूँ फटाफट तरीके से। तो अगर जैसे देखा जाए तो लचीले संविधान के गुण को देखा जाए तो राजनीतिक प्रगति के अनुकूल होता है, राजनीतिक प्रगति के अनुकूल। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई संविधान बदलने का तरीका लचीला हो, यानी संविधान लचीला हो, तो फिर जैसा देश बढ़ता है उस अकॉर्डिंग संविधान में फटाफट से संशोधन भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कहें कि क्रांति की संभावना नहीं, दूसरा इसका गुण होता है
क्रांति की संभावना नहीं होती कि भाई क्रांति करे राज्य के सामने, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जरूरत पड़े संविधान में संशोधन हो जाता है तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे तीसरा और हम गुण की बात करें तो ये संकट काल के लिए उपयुक्त होता है। संकट काल के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि जैसे ही देश में इमरजेंसी हुई तो फटाक से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब बात करें लचीले संविधान के दोष के बारे में, तो अगर दोष के बारे में बात करें तो लचीले संविधान का दोष क्या है कि राजनीतिक जीवन की अस्थिरता, राजनीतिक जीवन की अस्थिरता रहती है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा संविधान है वो अस्थिर प्रकार का होता है और अस्थिर संविधान है वो देश के लिए नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि इस ऐसे संविधान के द्वारा न तो सरकार स्थापित सही हो सकती है और न सरकार मजबूत बन पाती है, ठीक है। लेकिन लचीले संविधान का दूसरा दोष देखें तो राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना हो जाता है, राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना, क्योंकि कोई प्रभावशाली प्रधानमंत्री बन गया तो वो ऐसा प्रधानमंत्री मान लीजिए जैसे उस प्रधानमंत्री के देश के अंतर्गत संविधान को बदलने का तरीका बहुत ही लचीला है, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, हर बार जीतने के लिए संविधान को बदल देगा। जैसे मान लेंगे भाई कोई बात है जो मेरे आड़े आ रही है तो वो उस संविधान में बदलाव कर देगा। तो इस कारण लचीला संविधान का दोष ये है कि वो क्या हो जाता है, राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना बन जाता है। क्या बन जाता है, खिलौना बन जाता है, ठीक है ना, ये इसका दोष है। इसके अलावा बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं, संघात्मक शासन के लिए उपयुक्त नहीं होता है ऐसा संविधान। क्या नहीं होता है, उपयुक्त नहीं होता है। अब बात करें कि कठोर संविधान, तो कठोर संविधान के गुण की पहली विशेषता होती है कि ऐसा संविधान क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है ना, और स्पष्ट होता है और निश्चित होता है, ताकि कभी कोई दिक्कत हो तो इस संविधान से उस कमियों को दूर किया जा सके। इसके अलावा ऐसा संविधान है वो राजनीतिक स्थिरता पैदा करता है। क्या पैदा करता है, राजनीतिक स्थिरता की, बार बार सरकार न गिरे, सरकार मजबूत रहती है, क्योंकि ये एक निश्चित संविधान हो जाता है। और इस तरह के कठोर संविधान से क्या होता है, जो अधिकार मिलते हैं ना, तो अधिकारों की रक्षा होती है। क्या होती है, अधिकारों की रक्षा होती है, ठीक है। ये तो बहुत सारे और भी हो सकते हैं। अब बात करें दोष के बारे में, तो इसका दोष क्या होता है कि कठोर संविधान है वो जल्दी बदलाव नहीं होता है। ऐसा संविधान बहुत ही कठोर होता है, तो मान लीजिए संविधान में कोई ऐसी बात है जो देश की उन्नति में बाधक है, तो उसको बदलने के लिए संविधान का तरीका बहुत कठोर होता है, तो कभी कभार वो बदलाव नहीं होता है तो देश आगे नहीं बढ़ पाता है। तो दोष यही लिखेंगे, विकास में बाधक, विकास में बाधक, ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरा दोष की बात करें तो ऐसा संविधान है वो बहुत ही कठोर होता है, तो लोगों की इच्छा के अनुसार उसमें जल्दी बदलाव नहीं होता, तो ऐसे संविधान से लोग नाराज भी हो सकते हैं। बात करें क्रांति हो सकती है, मतलब क्रांति का कारण बनता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तीसरा पॉइंट, तो जनता की इच्छाओं के प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब नहीं होता है, यानी जनता की इच्छा ही उस संविधान में होगी ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि लिखित संविधान, कठोर संविधान होता है ना, उसमें जनता की इच्छाओं को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। अब बात करें, अगर प्रश्न आ जाए कि भाई ये तो मैंने आपको बता दिया संविधान और संविधान के प्रकार और कुछ गुण दोष के बारे में, अब अगर ऐसा आ जाए प्रश्न कि भाई सर्वश्रेष्ठ संविधान के लक्षण बताइए, सर्वश्रेष्ठ संविधान के लक्षण या श्रेष्ठ संविधान के, श्रेष्ठ संविधान के लक्षण, कि भाई सबसे बढ़िया संविधान हो तो उसके क्या लक्षण होने चाहिए, क्या ऐसी बातें होनी चाहिए कि सबसे बढ़िया संविधान कहलाए। तो सबसे पहला श्रेष्ठ संविधान की लक्षण होते हैं संक्षिप्तता, ठीक है ना, संक्षिप्तता होती है, यानी संक्षिप्त, ऐसा संविधान जो गागर में सागर भरने जैसा हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, और ऐसा भी ना कि छोटे के चक्कर में देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण बातों को उसमें लिखना ही भूल जाए, नहीं,
गागर में सागर जैसा संविधान होना चाहिए कि संक्षिप्त में बहुत सारी चीजों को वो समाहित कर ले, तो ऐसा संविधान बहुत बढ़िया कहलाता है, ठीक है ना, जिसमें संक्षिप्तता के साथ उस देश की क्वालिटी को समझाया जा सकता है, यानी अच्छे संविधान की विशेषता होती है। दूसरा बात करें कि व्यापकता, दूसरा सर्वोच्च संविधान की विशेषता ये होती है कि उसमें पूरे देश को कंट्रोल में करने की व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया हो, यानी ऐसा संविधान जो पूरे देश को संभाल सके या पूरे देश पर वो संविधान राज करे, यानी व्यापकता। एक अच्छा संविधान वो होता है जो सब जगह व्यापक रूप में स्थापित हो पाता है, यानी व्यापकता, ठीक है। और तीसरी उसकी क्वालिटी जो होती है, लक्षण होता है, वो होता है स्पष्टता और निश्चितता। स्पष्टता एवं निश्चितता, ऐसा संविधान बढ़िया कहलाता है जिसमें किसी भी चीज के बारे में स्पष्टीकरण किया गया। ऐसा नहीं है संविधान में कोई मतभेद हो, संविधान में कोई दिक्कत हो, या संविधान में ऐसी बातों का उल्लेख किया गया जिसका समाधान ही नहीं हो, जिससे उस देश के और वकील भी न समझे, तो संविधान प्रॉब्लम करेगा। तो संविधान में जितनी बातों का, नियमों का उल्लेख किया गया वो स्पष्ट रूप में किया गया हो और निश्चित रूप में हो, तो वो संविधान सबसे बढ़िया कहलाता है। स्वाति क्वालिटीज की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ संविधान की लक्षण होता है कि इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया होता है। किसका? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, यानी वह संविधान सबसे अच्छा होता है जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया हो और उस देश के संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि ये स्वतंत्र न्यायपालिका है वो खुद संविधान की रक्षा करती है सरकार के मनमाने कानूनों से, ठीक है। और लास्ट विशेषता होती है परिवर्तनशीलता, कि बस जब जरूरत हो उस संविधान में बदलाव हो सके, सिंपली फटाफट नहीं, जरूरत के अकॉर्डिंग जैसा लगे उस अकॉर्डिंग प्रक्रिया अपनाई जाए और संविधान में बदलाव करें। तो इस तरह की ये जो क्वालिटीज होती है वो एक श्रेष्ठ संविधान की बात करती है, ठीक है। अब बात करते हैं संविधानवाद, लास्ट टॉपिक आज का। देखो संविधानवाद, संविधान का मतलब होता है नियमों का प्रलेख या फिर प्रशासन के, या हम ऐसा भी कहें कि संविधान जो होता है, या एक तरह से कहे संविधान को हम सिंपली, जैसे मैं आज 2-3 तो अभी बता ही दिया है, तो इसके अलावा कि ये जो संविधान होता है वो संविधान एक तरह से लिखित रूप में होता है और ये संविधान एक निश्चित दस्तावेज में उल्लेखित होता है, ठीक है। इसके द्वारा विभिन्न तरह की सत्ता है वो संचालित होती है, सत्ता को संचालित करने के लिए संविधान के द्वारा पावर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं होती, सिंपल ही होता है कि भाई संविधान जो होता है वह एक देश की शासन संचालन के बारे में लिखित दस्तावेजों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। सर यहाँ पर अतिशयोक्ति उपस्थित होती है कि प्रथम पॉइंट के संविधान संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए, परंतु दूसरे वाक्य में कहता है कि यह संविधान बड़ा व व्यापक होना चाहिए। नहीं, बड़ा नहीं, क्या व्यापक का है, बड़ा नहीं है डियर, व्यापक। व्यापक का मतलब ये होता है कि उस संविधान में ऐसी चीजें, ऐसी बातें इन्वॉल्व की गई है कि उसका प्रभाव पूरे देश पर लागू। संविधान बड़ा मतलब वो व्यापक वो नहीं होता है, व्यापक मतलब होता है कि उसकी पावर, उसकी बाउंड्रीज है वो पूरे देश को कवर करती है, तो वो व्यापक कहलाता है। बड़ा अलग होता है और व्यापक अलग होता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्यापक का मतलब जैसे मान लीजिए गब्बर का पावर, गब्बर कोई बड़ा तो नहीं है लेकिन गब्बर का पावर है वो गांव के हर कोने तक फैलता है, तो इस तरह से वो व्यापकता होती है कि भाई उसका जो करंट है, उसका पावर है वो पूरे देश में लागू होता है, उसका प्रभाव वो पूरे देश पर होता है, तो वो व्यापक कहलाता है, ठीक है। ओके, तो संविधान का मतलब हो गया कि नियमों का एक लिखित सिस्टम या नियमों का प्रलेख होता है, और वाद का मतलब होता है विचार। क्या होता है? विचार। लेकिन अगर दोनों को अगर कंबाइन करें कि भाई संविधानवाद क्या है, दोनों को शामिल करें तो संविधानवाद क्या है, तो सिंपल से शॉर्ट में समझाएं, ठीक है ना, एकदम शॉर्ट तरीके से, संक्षिप्त अर्थ में कहें
कि भाई संविधानवाद क्या है, तो हम ऐसा कहते हैं संविधानवाद मतलब सीमित शक्तियों वाला शासन। देखिए कैसे समझना है कि संविधान मतलब नियमों का एक लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। तो अगर नियमों के आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है तो इसका मतलब वो लिमिट में चलाया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कानून प्रावधान है। जैसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह है तो उसके ऊपर संविधान है और संविधान के द्वारा वो अपना शासन चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि भाई एक ऐसा संविधान और एक ऐसे संविधान का विचार जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सीमित रूप में संचालित किया जाता है। ठीक है, संविधान के द्वारा देश की शासन व्यवस्था को सीमित रूप में संचालित किया जाता है और ऐसा विचार संविधानवाद कहलाता है। तो टोटली संविधानवाद को कहते हैं सीमित शक्तियों वाला शासन। सीमित शक्तियों वाला शासन, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो संविधानवाद का आशय सीमित शासन, संविधान के अंतर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमाएं भी लगाता है, लेकिन सीमित शक्तियों वाला शासन को हम कहते हैं संविधानवाद। समझ में आ गया। इसके अलावा एक और मैं परिभाषा लिखवा देता हूं, J.S. राउचेक। J.S. राउचेक के अनुसार संविधानवाद क्या है, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। एक धारणा के रूप में संविधानवाद एक धारणा के रूप में, यानी विचारधारा के एक विचार के रूप में, तो एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार, अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासन, सीमित सरकार और शासक तथा शासितों के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था है। ठीक है ना डियर, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये लिखते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि ये एक नोट्स की तरह है और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है। सर हम मोटे रूप में कहें तो संविधानवाद में शासक की शक्तियों को सीमित कर जनता को अधिक शक्तियां प्रदान की जाती है। नहीं, जनता को तो प्रदान नहीं की जाती है, बट उस देश में जनता और शासन दोनों एक व्यवस्थित रूप में संचालित होते हैं, लेकिन सरकार को ज्यादा लिमिट में रखा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे से भी क्लियर हो जाएगा। J.S. राउत ने कहा है एक ऐसी धारणा मतलब एक ऐसा विचार, संविधानवाद एक ऐसा विचार है, एक ऐसी दिमाग की एक विचारधारा, एक उपज है। संविधानवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक विचार है, ठीक है ना, जो कानूनी व्यवस्था को बताता है। तो संविधानवाद एक ऐसी धारणा है, एक धारणा के रूप में है। संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासक के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था है। संविधानवाद क्या है? सरकार और सरकार के द्वारा जिस पर हुकूमत चलाया जा रहा है उनके ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था होती है। नियंत्रण की क्या होती है? व्यवस्था होती है। यानी सिंपली शॉर्ट मैंने कहा ना, ये नहीं समझ आया तो यहाँ समझ लीजिएगा। संविधानवाद यानी सीमित शक्तियों वाला शासन और ऐसा विचार संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, अब बात करें भाई संविधान और संविधानवाद दोनों में क्या अंतर है। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, हो सकता है आपके ये 2 नंबर में या 7 नंबर में आ जाए कि भाई संविधान और संविधानवाद में क्या फर्क है। ठीक है, संविधान और संविधानवाद में क्या फर्क है। तो संविधानवाद और संविधानवाद की सिंपली बात करें तो बात करें संविधान ही संविधानवाद की अभिव्यक्ति है, यानी संविधान अपने आप में एक
विकसित रूप होता है। और संविधानवाद स्वयं यानी जो संविधानवाद क्या है, वो खुद एक संविधान के ऊपर ही निर्भर होता है। यानी संविधानवाद स्वयं संविधान पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? संविधान पर आधारित होता है। ठीक है, यानी संविधान एक व्यापक रूप हो गया और संविधान का ही एक पार्ट, एक अंश होता है, एक विचारधारा के रूप में होता है, वो संविधानवाद होता है। पहले सबसे बेसिक अंतर तो यही हो जाता है। ठीक है, कि संविधान एक विकसित रूप होता है, नियमों का दस्तावेज, और संविधान का ही एक व्यवस्थित क्रम के रूप में विचार होता है। या हम ऐसा कहें कि संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है। संविधानवाद क्या है? तो कि संविधान की व्यवस्थाओं का जिक्र संविधानवाद होता है। सिंपली समझ में आता है, ऐसा ही यहाँ पर बात कही गई है। इसके अलावा ये भी कि संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये बहुत ही सिंपली विशेषता की है कि संविधान उन नियमों का समूह है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंध में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुसार शासन को संविधानवाद कहा जाता है। संविधान शासन और शासकों की शक्तियों को मर्यादित करता है, ये बात सही है। लेकिन संविधानवाद के रूप में देखा जाए तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं। यहाँ से ये लक्षण भी मतलब प्रकट हो जाता है। ओके, तो परिभाषा के दृष्टि देखा जाए तो संविधानवाद एक विचारधारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि संविधानवाद क्या है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, वाद मतलब विचार, वह विचार जो संविधान से जुड़ा हुआ तो संविधानवाद। तो यहाँ पे आना प्रचलित विचारधारा मतलब संविधानवाद। ठीक है, और वही अगर देखा जाए तो संविधान एक संगठन का प्रतीक होता है, जबकि संविधान क्या होता है? संगठन का प्रतीक, संगठन का प्रतीक होता है। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे अर्थ प्रकट हो रहा है आपके सामने। प्रकृति की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। जैसे संविधानवाद में लक्ष्य और उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। क्योंकि संविधान एक विचारधारा है, तो विचारधारा है वो लक्ष्य और उद्देश्यों को महत्व देती है। यहाँ से समझ में आ रहा है। और इसी तरह बात करें, संविधान में साधनों की प्रमुखता को ध्यान दिया जाता है। संविधान में साधनों की सुव्यवस्था को प्रधानता दी जाती है। तो यहां से ये अर्थ प्रकट हो गया होगा, आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है ना, साधनों की व्यवस्था पर प्रधानता क्या होगी? प्रधानता। तो अब यहाँ से ये अर्थ अगर आपको क्लियर हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक और जनरली आपको अर्थ बता देते हैं कि संविधान की उत्पत्ति, जहाँ संविधान सदैव और आवश्यक रूप से विकसित का प्रतिफल होता है। वर्तमान समय संविधान सामान्यतः निर्मित होता है। क्या होता है? निर्मित होता है और उसी पर संविधानवाद बनता है। उसी पर क्या बनता है? संविधानवाद। तो संविधान और संविधानवाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर क्षेत्र की दृष्टि से होता है, एरिया की दृष्टि से। जैसे कि बताएं तो संविधान की तुलना में संविधानवाद व्यापक होता है। तो इसका मतलब संक्षिप्त हो जाएगा व्यापक यानी विचारधारा। तो संविधान से भी ज्यादा बड़ी सोच और विचार संविधानवाद में होती है, तो ये व्यापकता के रूप में होता है। ठीक है, तो ये अंतर आपके एग्जाम में आप लिखेंगे। जब 7 नंबर का प्रश्न आए तो ये पॉइंट बता दिए, इसको आप वर्णन करेंगे। ठीक है ना, संविधान और संविधानवाद के बारे में बताया। अब बात करते हैं भाई संविधानवाद की विशेषता क्या है। संविधानवाद की विशेषता, अंतर तो डियर प्रकट हो गया ना। ओके,
संविधानवाद की विशेषता से और क्लियर हो जाएगा कि भाई संविधानवाद क्या है। संविधानवाद, ठीक है। संविधानवाद की विशेषता, पहली विशेषता संविधानवाद मूल्यों संबंध अवधारणा है। ये जो संविधानवाद यानी एक जो संविधान से जुड़ी जो विचारधारा है, तो संविधानवाद है वो मूल्य संबंध अवधारणा है। मूल्य संबंध अवधारणा यानी संविधानवाद है वो संविधान के ऊपर आधारित है। तो इस तरह से जो संविधान खुद ब खुद होता है वो मूल्यों को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? मूल्यों को, वैल्यूज को। तो इसका मतलब संविधानवाद मूल्यों पर टिकी हुई एक महत्वपूर्ण विचारधारा है और ये मूल्यों से संबंधित होती है। जैसे व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का महत्व, एक लोकतंत्र के आदर्श, उसके मूल्य, तो इनसे जुड़े विचार यानी मूल्य। तो संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है, ठीक है, मूल्य संबंध अवधारणा है। दूसरी विशेषता है संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। संविधानवाद क्या है? गत्यात्मक अवधारणा, मतलब संविधानवाद यानी विचार है, संविधान से संबंधित विचार है, तो ये समय दर समय बदलता रहता है। इसकी परिस्थितियां इसमें ऑटोमेटिकली बदलाव करती है, यानी गत्यात्मकता, यानी इसमें एक एक्टिवनेस होती है, समय के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव होता है। क्योंकि संविधानवाद की विशिष्ट बात है, इसमें स्थायित्व के साथ गत्यात्मकता पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं होता है, क्योंकि जैसे लोग होते हैं वैसा ही वो विचार उत्पन्न होता है उन लोगों में, और यही विचार संविधानवाद को गत्यात्मकता प्रदान करता है। तो इस तरह से प्रगति में साधक का काम करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति है गतिशील है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग इसके मूल्य, व्यवहार और विचारों में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से ये प्रिय मूल्यों के साथ उसकी भविष्य की आकांक्षा का प्रतीक के रूप में काम करता है। यानी सिंपल थिंग्स में कहूँ तो संविधानवाद एक अवधारणा है जो संविधान के ऊपर डिपेंड होती है, और ये गत्यात्मक अवधारणा होती है, यानी गतिशील होती है, समयांतर परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें संविधानवाद पर आधारित, यह बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है, यानी पूरी तरह से ये संविधानवाद, ये जो विचारधारा है, ये कब अस्तित्व में आती है? जब किसी देश का संविधान होता है या संविधान बना होता है, ठीक है। इसी तरह से पांचवी विशेषता जैसे मैं बताऊं तो पांचवी है संविधानवाद साध्यों से संबंधित। चौथी साध्य मतलब उद्देश्य। जैसे अभी मैंने बताया ही था, जब मैं आपको अंतर बता रहा था ना, तब बताया था कि जो संविधानवाद है वह उद्देश्यों को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? उद्देश्य और लक्ष्यों को। तो ये विशेषता हो गई कि भी संविधानवाद ये जो विचारधारा है वह उद्देश्य यानी महत्व, एक साध्य को महत्व देती है, ठीक है ना। ये सिंपली ये यहाँ पर मैंने बता दी संविधानवाद की विशेषता। अब अंतिम रूप में जब हम समापन की ओर जा रहे हैं, तो अंतिम रूप में मैं आपको बता देता हूँ संविधानवाद के लक्षण, क्योंकि संविधान के लक्षण तो मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको बता रहा हूं संविधानवाद के लक्षण। कि भाई संविधानवाद के लक्षण क्या होते हैं, संविधानवाद के लक्षण क्या होता है। तो पहला तो संविधानवाद का लक्षण क्या है कि संविधान के ऊपर आधारित होते हैं। तो पहला लक्षण तो इसका यही होता है, संविधान क्या होता है? संविधान होता है, क्योंकि संविधान के ऊपर ही तो टिका होता है। इसके अलावा इसका दूसरा फीचर यानी दूसरा मतलब लक्षण देखा जाए तो सिंपल यहाँ पे समझ आएगा, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। यानी जो शासन व्यवस्था संविधानवाद को मानती है, तो ऐसी शासन व्यवस्था में जो सरकार होगी,
शासन होगा वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। संविधानवाद व्यवस्था अगर लोगों में अपनाई जाती, लोग संविधानवादी हैं, तो इसका मतलब उन्होंने संविधान को स्वीकार कर लिया है, हृदयागमन कर दिया है। तो इस तरह से वह शासन व्यवस्था जनता को आदर्श मानती है और ये शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करेगी, यानी लक्ष्य प्रकट होगा संविधानवाद का। ठीक है, बात करते हैं तीसरा लक्षण जो यहाँ पर प्रकट हो रहा है, और वह तीसरा लक्षण मूल अधिकारों की व्याख्या और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह संविधानवाद में प्रकट होता है। मूल अधिकारों एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि अगर संविधानवाद है तो संविधानवाद की विचारधारा का एक लक्षण होता है, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों को महत्व दिया जाता है और संविधान भी खुद कहता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो संविधानवाद के लक्षण में भी यही होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इसके अलावा संविधानवाद है वह एक जनतंत्रीय व्यवस्था है, जनतंत्रीय शासन व्यवस्था को बढ़ावा देता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण, तो इसका लक्षण हो गया शक्तियों का विभाजन एवं विकेंद्रीकरण। तो संविधानवाद जो विचारधारा है उसका एक लक्षण है कि वह शक्तियों का विभाजन करती है। मतलब जैसे केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार अपनी शक्तियां हैं वो राज्य सरकारों में बांटती है, तो यानी ये संघीय व्यवस्था। तो संविधानवाद है वह संघीय व्यवस्था को महत्व देता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अब देखा जाए तो नेक्स्ट आपको पांचवा एक पॉइंट बता देता हूं जिसके साथ और क्लियर हो जाएगा। विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था। विधि सम्मत शासन एवं, यानी ये जो संविधानवाद है वह कानूनों के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था को बढ़ावा देती है, इसका ये लक्षण है। इसके अलावा शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था, शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था। ओके डियर, तो यहां से मैंने आपको समझाया कि संविधानवाद के लक्षण क्या है, संविधानवाद जो एक विचार है उसके क्या फीचर्स है, लक्षण क्या है। उसके लक्षण है कि यह विधि सम्मत शासन व्यवस्था को बढ़ावा देती है और ये जो यही विचारधारा है वो शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित करती है। यानी जैसे मैंने कहा था ना, संविधानवाद सीमित सत्ता वाली शासन व्यवस्था। ठीक है ना, यानी यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही बेसिकली, बहुत ही लो से लेकर हाई तक मैंने समझाने का प्रयास किया है। तुलनात्मक राजनीति के पहले यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो मैंने लगभग छोटे से लेके बड़े तक पूरे के पूरे कवर करवा दिए। ओके, तो जैसे कि अपने जगदीश और वो बाकी जैसे मानव वगैरह अपने सभी जो मित्र, अपने प्यारे विद्यार्थी जो देख रहे थे, उनको मैंने कहना चाहूँगा कि अपना जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो सेकेंड यूनिट में हम कल पढ़ेंगे जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस के संविधान को। तो एक साथ चारों देश के संविधान की विशेषताओं को समझेंगे और इनका अंतर भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है डियर, और जैसा कि वादा किया था मैंने पूरी कोशिश करी कि फर्स्ट तो सेकंड नहीं हो पाया क्योंकि लेट हो गया, और वैसे थकान काफ़ी है क्योंकि एग्ज़ाम था, सॉल्यूशन हुआ, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बट आपको जैसे वादा किया है कि आपको आपके एग्ज़ाम तक पूरा 100% प्रयास करूंगा दिलाने तक, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बट आपका सपोर्ट और केयरिंग शेयरिंग हमारे साथ होना चाहिए ताकि हम और आप चलेंगे साथ साथ। तो बिल्कुल अब लेते हैं विदा, और अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे बाद में पूछ लीजिएगा। और अब हम विदा लेते हैं और आप इस क्लास को आगे लाइक और शेयर करेंगे, अपने मित्रों से बताएंगे, और कल जब भी अपनी लाइव क्लास होगी तो आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।